सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीरज स्टडी पॉइंट पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरी, कंसेप्ट एंड डिबेट्स के बारे में। तो आज की ये वीडियो एनईपी के सेकेंड सेमेस्टर के बीए पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिन भी स्टूडेंट्स के पास ये सब्जेक्ट है। तो आज की इस वीडियो में हम इस बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि आपको आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे। तो आज की ये वीडियो हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ही कंटेंट को प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, हम अपनी वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट कंटेंट ही पढ़ाते हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बेसिकली जिन टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके लेटेस्ट सिलेबस के बारे में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, सिलेबस के अंदर टोटल आपको 4 यूनिट्स पढ़नी है। और अब हम बात करते हैं इस हर एक यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं इस सब्जेक्ट के एग्जाम पैटर्न के बारे में, कि आखिर ये पेपर किस तरीके का होने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका सब्जेक्ट है, ये टोटल आपका 90 नंबर का होने वाला है, जिसे करने के लिए आपको टोटल 3 घंटे दिए जाएंगे। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस सब्जेक्ट के अंदर इस क्वेश्चन पेपर में आपको टोटल 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको कोई भी 5 क्वेश्चंस करने होते हैं और सभी क्वेश्चंस इक्वल मार्क्स के होते हैं। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, इस पेपर को या तो आप हिंदी में दे सकते हो या फिर इंग्लिश में, किसी भी एक लैंग्वेज में आप ये पूरा पेपर अटेंड कर सकते हो। तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं इस बुक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये फर्स्ट टाइप का आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि काफ़ी बार रिपीट हुआ है। और अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चंस में बेसिकली हमसे यही पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस होते क्या हैं, इसका नेचर क्या है, इसका क्षेत्र क्या है, यानी इसका नेचर एंड स्कोप के बारे में हमें बताना है। और साथ ही साथ हमें ये भी बताना है कि किस तरीके से इंटरनेशनल रिलेशंस की स्टार्टिंग हुई, उसकी उत्पत्ति और विकास हुआ। और ये क्वेश्चंस कई बार आपके एग्जाम में अलग अलग ईयर में अलग अलग तरीके से पूछा गया है। तो अपने आंसर में सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन लाइन लिखेंगे, जिसके अंदर हम ये बताएंगे कि आखिर ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन का मतलब क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन अलग अलग देशों के बीच जो उनके सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक और सैन्य संबंध है, उन्हीं की स्टडी को हम कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशन। यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन इज द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, मिलिट्री रिलेशन अमंग द डिफरेंट कंट्रीज। यानी कि अलग अलग देशों के बीच में जो उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और सैन्य संबंध होते हैं, इसी की स्टडी को हम कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशन। फॉर एग्जांपल अगर हम भारत और रूस का एग्जांपल लें, तो हमें इन दोनों के बीच में काफ़ी अच्छे रिलेशन देखने को मिलते हैं। जो रूस है वो इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया का सपोर्ट करता है, और जो इंडिया है वो भी इनडायरेक्टली रशिया का सपोर्ट करता है। तो ये उन दोनों देशों के बीच के पॉलिटिकल रिलेशन को बताता है। और इसके अलावा रूस भारत को तेल, हथियार और अन्य चीज़ें बेचता है, जो कि उन दोनों के बीच के ट्रेड और इकोनॉमिक रिलेशन को बताता है। और इसके अलावा रशिया और इंडिया की मिलिट्री के बीच में भी कई मिलिट्री एक्सरसाइज भी होते हैं, जो कि उन दोनों के देशों की सैन्य संबंधों को बताता है। तो जिस तरीके से हमने भारत और रूस के एग्जाम्पल के जरिए उन दोनों देशों के बीच के संबंधों को समझा, इसी तरीके से दुनिया के सभी देशों के बीच में जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चर, सोशल और मिलिट्री रिलेशन है, इसकी स्टडी करना ही इंटरनेशनल रिलेशन है। सो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जैसे कि यूएनओ, डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ, तो इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल होते हैं। इसके अलावा बहुत से एनजीओज, एमएनसी कंपनीज, और इसके अलावा जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं यानी कि वैश्विक समस्याएं हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, मानवाधिकार, तो ये सारी चीज़ें इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर ही आती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरनेशनल रिलेशन का जो दायरा है वो बहुत ज़्यादा वाइड है। तो इसके बाद आप अपने एग्जाम में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर विद्वानों के द्वारा दी गई 1 से 2 डेफिनेशन को जरूर लिखना, सो दैट इससे एग्जामिनर पर बहुत ही अच्छा इंप्रेशन बनता है और आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स भी आते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 से 2 विद्वानों की डेफिनेशन को शामिल किया है, तो आप भी अपने एग्जाम में कम से कम 1 से 2 डेफिनेशन को जरूर लिखना। यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन का डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ,
यानी कि किस तरीके से इसकी स्टार्टिंग हुई और फिर धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल रिलेशन का जो विकास है वो एक बहुत ही लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया रही है, यानी कि एक बहुत ही लॉन्ग हिस्टोरिकल प्रोसेस रहा है जो टाइम के साथ विकसित हुआ। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे प्राचीन काल में किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विकास हुआ। तो मैं आपको बता दूं ये जो इंटरनेशनल रिलेशन है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, इसकी स्टार्टिंग प्राचीन सभ्यताओं से हुई थी। यानी कि आज जो हम इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ते हैं इसकी जड़ें बहुत पुरानी है, ये बहुत लंबे समय से चली आ रही है और इसकी स्टार्टिंग एशियन सिविलाइजेशन से हुई है। क्योंकि मैं आपको बता दूं मिस्र, यूनान, रोम, चीन, भारत, इन जैसी सभ्यताओं के बीच में इनके बीच में हमें राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध देखने को मिलते हैं, जो कि ये बताते हैं कि उस टाइम पर भी एशियन सिविलाइजेशन के टाइम पर भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध होते थे। जैसे कि आपने हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी पढ़ा कि किस तरीके से भारत की जो सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता, वो मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ व्यापार करते थे, जो कि बताता है भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जो जड़ें हैं वो बहुत पुरानी हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारत में चाणक्य, जिसे आप कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, तो उन्होंने भी अपने ग्रंथ, जो उनका ग्रंथ था अर्थशास्त्र, तो उसके अंदर उन्होंने विदेश नीति, युद्ध, संधि और राज्य सुरक्षा जैसे सिद्धांत दिए थे, जो कि ये बताता है कि चाणक्य के टाइम पर भी यानी कि हजारों साल पहले भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर सिद्धांत थे और उस टाइम पर भी इंटरनेशनल रिलेशंस को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि प्राचीन यूनान में ल्यूसिडीज ने युद्ध और शक्ति की राजनीति पर अपने विचार लिखे और यही विचार आगे चलकर आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की नींव बने। तो इसके बाद आता है मध्यकाल यानी कि मेडिवल पीरियड। तो मैं आपको बता दूं कि इस टाइम पे क्या हुआ था, जो इंटरनेशनल रिलेशन था और जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति थी उसके ऊपर धर्म और साम्राज्य का काफ़ी ज़्यादा हमें इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। क्योंकि इस टाइम पे क्या था, यूरोप के अंदर चर्च और पॉप की शक्तियाँ बहुत ज़्यादा थी, उनको सुप्रीम माना जाता था। और इसके अलावा इस टाइम पे जो राज्य के बीच में जो संबंध थे वो धार्मिक सिद्धांतों पर आधारित थे। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसी समय इस्लामी साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, ओटोमन साम्राज्य और यूरोपीय राज्य एक दूसरे से ट्रेड और वॉर्स के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जो ये बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध उस समय भी थे, भले ही वो ट्रेड को लेकर हो या फिर वो युद्ध को लेकर हो, उनके बीच में रिलेशन तो था। लेकिन हालांकि इस समय स्वतंत्र राष्ट्र राज्य यानी कि इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट की जो अवधारणा थी वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान ने देशों को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखा। तो इसके बाद आता है आधुनिक काल यानी कि मॉडर्न पीरियड। तो मैं आपको बता दूं कि इस टाइम पे क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जिसने इंटरनेशनल रिलेशंस को और भी ज़्यादा डेवलप करने में हेल्प की। तो मैं आपको बता दूं कि इस टाइम पीरियड के दौरान क्या हुआ, 1648 में वेस्टफैलिया की संधि हुई और ये जो ट्रीटी थी ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो वास्तविक विकास हमें देखने को मिलता है वो 1648 में इस संधि के बाद से ही शुरू हुआ था। और ये जो ट्रीटी हुई थी यानी ये जो संधि हुई थी ये यूरोप के अंदर 30 वर्ष के युद्ध के बाद हुई थी और इस युद्ध ने राष्ट्र राज्य प्रणाली को जन्म दिया और इस संधि में ये तय किया गया कि हर देश स्वतंत्र होगा और हर देश अपने मामलों पर खुद निर्णय करेगा और कोई भी दूसरा देश उसके आंतरिक मामलों में इंटरफेरेंस नहीं करेगा। तो इसीलिए ये जो ट्रीटी थी ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि इस ट्रीटी ने राज्य को एक स्वतंत्रता दी। और इसके बाद जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि इस आधुनिक काल में यानी कि मॉडर्न टाइम पीरियड के दौरान हमें साम्राज्यवाद और औद्योगिक क्रांति भी देखने को मिलती है। तो इसका भी इंटरनेशनल रिलेशंस पर क्या प्रभाव पड़ा उसको भी समझ लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 19वीं सदी में क्या हुआ यानी कि 19th सेंचुरी में क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति आई और साम्राज्यवाद आया, जिसकी वजह से देशों के बीच में कॉन्टैक्ट तो बढ़े ही साथ कंपटीशन भी बढ़ा, जिसने इसी कंपटीशन ने क्या किया, देशों को एक दूसरे के करीब लाया, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध मजबूत हुए। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस मॉडर्न टाइम पीरियड के दौरान ही यूरोप के अंदर शक्ति संतुलन का विचार बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, ताकि कोई भी देश ज़्यादा पावरफुल ना बन सके। तो देखिए, शक्ति संतुलन यानी कि बैलेंस ऑफ पावर का मतलब होता है जब एक देश ज़्यादा पावरफुल बन जाता है तो बाकी देशों को भी अपनी पावर को बढ़ाना चाहिए ताकि पावर का बैलेंस बना रहे, क्योंकि अगर एक देश ज़्यादा पावरफुल बनेगा तो वो ईजिली कमज़ोर देशों पर अपना कब्जा कर सकता है।
जैसा कि हमने औपनिवेशिक काल के दौरान देखा, यानी कि कॉलोनियल टाइम पीरियड के दौरान देखा कि यूरोप के देशों ने, जो कि काफ़ी ज़्यादा विकसित थे, उन्होंने एशिया और अफ्रीका के देशों को, जो कि कमज़ोर थे, उनके ऊपर ईजिली कब्जा कर लिया, उनके संसाधनों पर कब्जा कर लिया। तो यहाँ पर क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर नहीं था, यूरोप के देशों के पास ज़्यादा पावर थी और वहीं एशिया और अफ्रीका के देशों के पास कम पावर थी, जिसकी वजह से हमें इस तरीके के कॉलोनियल पीरियड में बहुत सारे ऐसे कॉलोनीज बनती हुई दिखाई देती है। लेकिन वहीं अगर एशिया और यूरोप के देश भी पावरफुल होते तो ऐसे में पावरफुल कंट्रीज आपस में कभी नहीं लड़ते, क्योंकि पता है अगर दोनों ही पावरफुल कंट्रीज आपस में लड़ेंगे तो इससे दोनों का ही बड़े पैमाने पर नुकसान होगा। तो इसीलिए बैलेंस ऑफ पावर को बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए अगर एक देश पावरफुल बनता है तो बाकी देशों को भी अपनी पावर को उसी के बराबर लाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, चाइना आजकल बहुत पावरफुल बनते जा रहा है, तो भारत भी अपनी मिलिट्री के ऊपर अपना जो खर्चा है वो उसको बढ़ाता जा रहा है ताकि बैलेंस ऑफ पावर बना रहे। क्योंकि अगर बैलेंस ऑफ पावर नहीं रहेगा तो जो शक्तिशाली देश है वो अपनी मनमर्जी कर सकता है। तो जो शक्तिशाली देश है वो अपनी मनमर्जी कर सकता है। तो इसीलिए इस टाइम पीरियड के दौरान क्या हुआ, यूरोप के अंदर बैलेंस ऑफ पावर का कंसेप्ट डेवलप हुआ। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस मॉडर्न टाइम पीरियड के दौरान हमें कई कूटनीतिक समझौते भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि 1815 में वियना समझौता हुआ था और इसके अलावा बहुत से कूटनीतिक यानी डिप्लोमेटिक समझौते हुए थे, एग्रीमेंट हुए थे। जैसा कि आपने 1815 के वियना समझौता के बारे में पढ़ाई होगा कि जब 1815 में वाटरलू का युद्ध होता है और उसमें नेपोलियन की हार हो जाती है, तो उसके बाद ब्रिटेन, प्रशिया और ऑस्ट्रिया जैसे देशों ने मिलकर फ्रांस के एक्सपेंशन को रोकने के लिए, कि भविष्य में फ्रांस की वजह से कोई दूसरा युद्ध ना हो, वो अपने एरिया को ना एक्सपेंड करे, इसके लिए उसके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए, जैसे उसके संसाधनों को छीन लिया गया। तो ये भी इंटरनेशनल रिलेशन को समझने का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसी मॉडर्न टाइम पीरियड के दौरान हमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी देखने को मिलता है। तो आखिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इंटरनेशनल रिलेशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ा उसको समझते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने, जो कि 1914 से लेकर 1918 तक लगभग 4 सालों तक चला, तो इसने दुनिया को ये दिखा दिया कि शक्ति की राजनीति विनाश और पीड़ा का कारण ही बनती है, कि पावर की पॉलिटिक्स दुनिया में सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शंस लाती है, इससे कुछ भी नहीं होता, शांति मेंटेन नहीं होती है। तो इसीलिए युद्ध के बाद 1919 के अंदर लीग ऑफ नेशन की स्थापना की जाती है ताकि विश्व के अंदर शांति व्यवस्था को बनाए रखा जा सके। और अगर दुनिया के देशों के बीच में किसी भी तरीके का कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो उसको सॉल्व करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसका नाम रखा गया लीग ऑफ नेशन, जो कि बना था 1919 में। और ये दुनिया के अंदर शांति को मेंटेन करने के लिए, पीस को मेंटेन करने के लिए बनाया गया पहला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था। हालांकि हम ये जानते हैं कि दुनिया के अंदर शांति स्थापित करने में ये उतना कारगर साबित नहीं हुआ, ये लंबे समय तक युद्ध को नहीं रोक पाया, जिसकी वजह से हम इसके फेलियर के रूप में सेकेंड वर्ल्ड वॉर को देख सकते हैं कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर को नहीं रोक पाया। तो लीग ऑफ नेशन के फेल होने के बाद दुनिया को यह एहसास हुआ कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन केवल बनाने से काम नहीं करता, बल्कि उसको पावर भी दी जानी चाहिए और लोगों का, देशों का उसको सपोर्ट भी होना चाहिए। तो इसीलिए लीग ऑफ नेशन को रिप्लेस करके यूएनओ की स्थापना की गई, जिसके अंदर दुनिया के सभी देशों का सहयोग दिया गया और इसके अलावा उसको पावर भी दी गई ताकि वो थर्ड वर्ल्ड वॉर को रोक सके, थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसी कंडीशन ना बने, इस चीज़ को रोक सके। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड होते ही मॉडर्न टाइम पीरियड भी ख़त्म हो जाता है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यानी कि 1945 के बाद समकालीन काल यानी कि कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की स्टार्टिंग होती है और इसकी स्टार्टिंग होती है यूएनओ की स्थापना से। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देशों के बीच में जो संघर्ष है, जो युद्ध है, उनको रोकने के लिए 1945 में यूएनओ की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य था विश्व शांति को बनाए रखना, विकास को बढ़ावा देना और मानव अधिकारों की रक्षा करना। लेकिन जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड होता है, उसके बाद हमें कोल्ड वॉर देखने को मिलता है कि यहीं से शीत युद्ध की स्टार्टिंग होती है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंटरनेशनल रिलेशन का एक नया दौर स्टार्ट होता है जिसे हम कहते हैं कोल्ड वॉर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस कोल्ड वॉर के दौरान जो दुनिया थी वो दो गुटों के अंदर बट गई थी। एक और था अमेरिका वाला गुट और दूसरी ओर था सोवियत संघ वाला गुट। और यहीं से फिर शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर की स्टार्टिंग होती है, जो कि 45 सालों तक चलने वाला एक वैचारिक मतभेद था, एक वैचारिक संघर्ष था। और इस शीत युद्ध के दौरान हथियारों की होड़, परमाणु प्रतिस्पर्धा और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ़ गई थी। और अमेरिका और सोवियत संघ के गुट के अलावा इसी टाइम पीरियड के दौरान हमें एक तीसरा गुट भी बनता हुआ दिखाई देता है, जो कि था गुट निरपेक्ष आंदोलन।
तो मैं आपको बता दूं कि 1961 के अंदर क्या हुआ, इस शीत युद्ध के दौरान भारत जैसे विकासशील देशों ने इन दोनों ही महाशक्तियों से दूरी बनाते हुए एक अलग गुट की स्थापना की, जिसका नाम था गुटनिरपेक्ष आंदोलन। और इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने विकासशील देशों को स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने की आज़ादी दी। और इसी के साथ हमें देखने को मिलता है कि जैसे 1991 में सोवियत संघ यानी कि दूसरी महाशक्ति का अंत हो जाता है और सोवियत संघ 15 अलग अलग देशों में टूट जाता है, जिसमें सबसे बड़ा देश था रूस। तो जैसे ही शीत युद्ध खत्म होता है यानी कि कोल्ड वॉर एंड होता है, उसके बाद हमें वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन का एक अलग दौर शुरू होता हुआ दिखाई देता है, जिसने दुनिया के देशों को एक दूसरे के करीब ला दिया और देशों की इंडिपेंडेंट इकोनॉमी को डिपेंडेंट इकोनॉमी में बदल दिया। और इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से दुनिया की जो अर्थव्यवस्था थी, इकोनॉमी थी, वो इंटरडिपेंडेंट हो गई। तो इस तरीके से ये था पूरा इंटरनेशनल लेवल, तो ये था पूरा अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन की स्टार्टिंग से लेकर आज तक का पूरा सफ़र कि किस तरीके से इसका टाइम टू टाइम डेवलपमेंट हुआ। एंड आई होप आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से टाइम टू टाइम इंटरनेशनल रिलेशन का डेवलपमेंट हुआ और बहुत सारे ऐसे इवेंट्स थे जिसने इसके डेवलपमेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाया। तो चलिए इसके बाद अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति के बारे में, यानी कि इसका नेचर कैसा है। तो मैं आपको बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जो प्रकृति है वो बहुविषयक प्रकृति है, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन का जो नेचर है वो मल्टी डिसिप्लिनरी है। यानी कि जो इंटरनेशनल रिलेशन है ये पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और लॉ जैसे सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करता है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि देशों के बीच में जो रिलेशन है उसको समझने के लिए, इंटरनेशनल रिलेशन को समझने के लिए इन सभी सब्जेक्ट्स की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसीलिए इसका जो नेचर है वो बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है, यानी मल्टी डिसिप्लिनरी है। इसीलिए इसका जो नेचर है यानी कि इसकी जो प्रकृति है वो व्यापक और बहुआयामी मानी जाती है। तो इसके बाद अब हम बात करते हैं इसके दूसरे नेचर के बारे में। तो इसका दूसरा नेचर है गतिशील और परिवर्तनशील प्रकृति, यानी कि इसका जो नेचर है वो डायनेमिक और चेंजिंग है। तो डायनेमिक का मतलब ये होता है जो टाइम के साथ चेंज होता रहे। तो इसीलिए जो इंटरनेशनल रिलेशन है ये भी एक जगह फिक्स नहीं है, ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। तो जैसा कि हमने देखा एशियन टाइम पर रिलेशन अलग थे, फिर मेडिवल टाइम पे हमें चर्च और पोप का प्रभाव अधिक देखने को मिलता है, फिर मॉडर्न टाइम पीरियड तक आते आते इसके अंदर हमें मॉडर्न टाइम तक आते आते इसके अंदर हमें कई तरीके के चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से नई तकनीक, युद्ध और वैश्विक संकट और शक्तियों के उभरने से देशों के बीच में जो रिलेशन है वो भी बदल जाते हैं। तो इसीलिए इंटरनेशनल रिलेशन यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है ये बिल्कुल एक परिवर्तनशील संबंध है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध है ये हमेशा परिवर्तनशील बना रहता है। तो इसका जो अगला नेचर है वो है शक्ति और राष्ट्रीय हितों पर आधारित, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन पावर और इंटरेस्ट ओरिएंटेड है, क्योंकि हर एक देश अपने राष्ट्रीय हितों को यानी कि नेशनल इंटरेस्ट को और अपनी सिक्योरिटी को सबसे ऊपर रखता है और देश अपनी शक्ति को बढ़ाने और अपनी हितों की रक्षा करने के लिए ही पॉलिसीज बनाता है। इसीलिए इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर हमें शक्ति और राष्ट्रीय हित अधिक देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं ये जो इंटरनेशनल रिलेशन है ये सहयोग और संघर्ष का मिश्रण है, यानी कि जो इंटरनेशनल रिलेशन है ये कन्फ्लिक्ट और कोऑपरेशन का एक कॉम्बिनेशन है, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर हमें देशों के बीच में कभी सहयोग देखने को मिलता है तो कभी कन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर देशों के बीच में ट्रेड होता है, ट्रीटीज होती है, पीस टॉक होता है, तो ये सभी एग्जाम्पल है कोऑपरेशन के, सहयोग के। और वहीं अगर देशों के बीच में युद्ध होते हैं, विवाद होते हैं, तो ये सभी एग्जाम्पल है कन्फ्लिक्ट के। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो इंटरनेशनल रिलेशन है ये कन्फ्लिक्ट और कोऑपरेशन का एक कॉम्बिनेशन है। तो इंटरनेशनल रिलेशन का जो अगली प्रकृति है वो है वैश्विक दृष्टिकोण, यानी कि ग्लोबल पर्सपेक्टिव। तो मैं आपको बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन सिर्फ और सिर्फ एक देश तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये दुनिया के सभी देशों को आपस में जोड़ता है। और इस इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर हम जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, मानवाधिकार जैसे वैश्विक समस्याओं पर भी ध्यान देते हैं। और इन सभी का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि विश्व स्तर पर यानी कि ग्लोबल लेवल पर एक दूसरे का सहयोग बने और समझ बढ़े। सो आई होप अब आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति भी अच्छे से समझ में आ गई होगी कि इसका नेचर किस टाइप का है। सो नाउ अब हम बात करते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन के बारे में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में नेक्स्ट टाइप का आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि इसके अंदर बेसिकली हमें यही बताना है। तो इसके अंदर बेसिकली हमें यथार्थवाद क्या होता है इसके बारे में बताना है। इसके अलावा
यथार्थवाद के दो प्रकार जैसे कि शास्त्रीय यथार्थवाद और नव यथार्थवाद, इन दोनों के बारे में ही हमें बताना है। तो अपने आंसर में सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन लाइन लिखेंगे जिसके अंदर हम यथार्थवाद यानी कि रियलिज्म के बारे में बताएंगे कि आखिर रियलिज्म यानी कि यथार्थवाद होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं, यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक प्रमुख सिद्धांत है, यानी कि एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर। और ये थ्योरी ये मानती है कि दुनिया की जो राजनीति है वो आदर्शवाद पर नहीं बल्कि पावर और नेशनल इंटरेस्ट और सुरक्षा के ऊपर आधारित होती है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यथार्थवाद जो चीज़ें जैसी दिखती है उसको उसी वे में समझने पर जोर देता है। तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं यथार्थवाद की कुछ परिभाषाओं के बारे में जो कि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से दी है। तो आपको भी अपने एग्जाम में यथार्थवाद को लेकर जो विद्वानों के विचार है उसको लिखना है, सो दैट इससे एग्जामिनर पर एक अच्छा इंप्रेशन बनता है। तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर ये जो यथार्थवाद कंसेप्ट है, थ्योरी है, इसके भी बेसिकली दो टाइप्स हैं। तो पहला है शास्त्रीय यथार्थवाद यानी कि क्लासिकल रियलिज्म, और दूसरा है आधुनिक यानी कि नव यथार्थवाद यानी कि न्यू रियलिज्म। तो चलिए एक एक करके इन दोनों को ही समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शास्त्रीय यथार्थवाद के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, शास्त्रीय यथार्थवाद का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो मुख्य आधार है वो शक्ति और राष्ट्रीय हित है। यानी कि ये जो क्लासिकल रियलिज्म है ये बेसिकली पावर और नेशनल इंटरेस्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। और इसके अलावा ये थ्योरी ये भी बताती है कि जिस तरीके से जो ह्यूमन का जो नेचर होता है वो स्वार्थी होता है, उसी तरीके से एक स्टेट का जो बिहेवियर होता है वो भी स्वार्थी ही होता है। यानी कि जो स्टेट होता है, जो राज्य होता है, वो केवल अपनी पावर को बढ़ाने पर और अपने नेशनल इंटरेस्ट पे ज़्यादा ध्यान देता है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये जो थ्योरी है इसके सपोर्टर माने जाते हैं मार्गारेट थाऊ। तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं इसके दूसरे टाइप के बारे में जो कि है आधुनिक यानी कि नव यथार्थवाद, जिसको हम नियो रियलिज्म कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, नव यथार्थवाद शास्त्रीय यथार्थवाद से थोड़ा अलग है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो नियो रियलिज्म है यानी कि नव यथार्थवाद है, ये मानता है कि कन्फ्लिक्ट का जो मेन रीज़न है, यानी कि देशों के बीच में जो लड़ाइयाँ होती है उसका जो मेन रीज़न है वो ह्यूमन का नेचर नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की ऐसी संरचना बनी हुई है कि कन्फ्लिक्ट होते हैं। और ये थ्योरी ये मानती है कि दुनिया के अंदर कोई भी सर्वोच्च सत्ता नहीं होती है, इसीलिए राज्य अपनी सुरक्षा खुद ही सुनिश्चित करता है। तो ये तो हमने दोनों टाइप के जो यथार्थवाद है उसकी थोड़ी थोड़ी बातें कर ली। तो चलिए अब इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मैंने अभी आपको बताया था कि मार्गारेट थाऊ शास्त्रीय यथार्थवाद यानी कि क्लासिकल रियलिज्म, और उन्होंने अपनी एक फेमस बुक लिखी थी जिसका नाम था पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, जो कि 1948 में इन्होंने लिखा था। और इस बुक के अंदर इन्होंने शास्त्रीय यथार्थवाद यानी कि क्लासिकल रियलिज्म को काफ़ी डिफाइंड तरीके से बताया था। और इनके अकॉर्डिंग जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है ये बेसिकली डिपेंड है पावर और नेशनल इंटरेस्ट पर। और इन्होंने ये भी बताया था कि राज्यों का जो व्यवहार है वो मनुष्य के व्यवहार की तरह ही है। इसीलिए इन्होंने बताया था कि राज्यों के बीच में जो कन्फ्लिक्ट होते हैं ये बिल्कुल एक नेचुरल है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये जो मार्गारेट थाऊ थे इन्होंने अपने शास्त्रीय यथार्थवाद के कुछ सिद्धांत दिए थे। तो चलिए उन्हीं सिद्धांतों को एक एक करके समझते हैं। तो इन्होंने अपने पहले सिद्धांत में बताया था कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है यानी कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है ये बेसिकली मानवीय व्यवहार पर आधारित है। क्योंकि मार्गारेट थाऊ का मानना था कि मनुष्य स्वभाव से शक्ति और प्रभुत्व प्राप्त करना चाहता है, और यही प्रवृत्ति, यही नेचर जो है हमें राज्य के व्यवहार में भी दिखाई देता है। और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर हमें शक्ति के लिए संघर्ष लगातार देखने को मिलता है। तो इन्होंने अपना दूसरा सिद्धांत दिया था जिसके अंदर इन्होंने बताया था कि राष्ट्रीय हित शक्ति से परिभाषित होते हैं। यानी कि इसके अंदर इन्होंने बताया था कि राज्य अपनी विदेश नीति यानी कि फॉरेन पॉलिसी अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर बनाता है, और यहाँ पर शक्ति का मतलब दूसरे राज्यों को प्रभावित करना या फिर उनको कंट्रोल करने की क्षमता है। और इसीलिए विदेश नीति यानी कि फॉरेन पॉलिसी बनाते टाइम आदर्शवाद की बजाय व्यवहारिकता पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा इन्होंने अपना तीसरा सिद्धांत दिया जिसके अंदर इन्होंने बताया कि राजनीतिक यथार्थवाद सार्वभौमिक नैतिकता को नहीं मानता। तो मैं आपको बता दूं कि यथार्थवाद के अनुसार सभी देशों पर एक जैसी नैतिकता लागू नहीं की जा सकती, और हर देश की परिस्थितियां और उनके जो हित होते हैं वो अलग अलग होते हैं। इसीलिए हर एक राज्य अपने हितों के अनुसार ही डिसीजन लेता है। और इसीलिए यथार्थवाद के अंदर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में नैतिकता से ज़्यादा नेशनल इंटरेस्ट यानी कि राष्ट्रीय हित को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है।
तो इसके बाद मार्गेथाओ ने अपना चौथा सिद्धांत दिया, जिसके अंदर इन्होंने बताया कि राजनीति और नैतिकता दोनों अलग अलग हैं। क्योंकि मार्गेथाओ का मानना था कि व्यक्ति और राज्य दोनों की नैतिक जिम्मेदारियां अलग अलग होती हैं और एक लीडर को सिर्फ और सिर्फ अपने नैतिक आदर्शों के आधार पर डिसीजन नहीं लेने चाहिए। उसे अपने राष्ट्र हितों को और अपने राज्य के हितों को ध्यान में रखना चाहिए और इसीलिए एक लीडर को राजनीति को व्यवहारिक दृष्टि से देखना चाहिए। इसके बाद इन्होंने अपना पांचवा सिद्धांत दिया, जिसके अंदर इन्होंने बताया कि कोई भी राज्य अपनी नैतिकता को दूसरे पर नहीं थोप सकता। तो इसके अंदर मार्गेथाओ ने बताया कि हर राज्य की जो संस्कृति होती है, मूल्य होते हैं और जो हित होते हैं वो अलग अलग होते हैं। इसीलिए किसी भी देश की विचारधारा या फिर नैतिकता को दूसरे देशों पर नहीं थोपा जा सकता, क्योंकि अगर ऐसा किया जाता है तो इससे कन्फ्लिक्ट और युद्ध जैसी सिचुएशन बन सकती है। तो इसीलिए इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर बैलेंस और अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सभी मैंने आपको बताया यथार्थवाद के बारे में, यथार्थवाद के अंदर शास्त्रीय यथार्थवाद यानी कि क्लासिकल रियलिज्म के बारे में, जिसके अंदर हमने बात की मार्गेथाओ के यथार्थवादी सिद्धांत के बारे में। तो अगर आपके एग्जाम में शास्त्रीय यथार्थवाद के ऊपर आता है क्वेश्चन, तो आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है। तो इसके बाद अब हम बात करते हैं आधुनिक यथार्थवाद के बारे में, जिसे नव यथार्थवाद या फिर संरचनावादी यथार्थवाद भी कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूं ये जो नव यथार्थवाद था यानी कि न्यू रियलिज्म था, तो मैं आपको बता दूं ये जो न्यू रियलिज्म था ये 20वीं सदी में शास्त्रीय यथार्थवाद की आलोचना और पुनर्व्याख्या के रूप में विकसित हुआ। यानी कि जब शास्त्रीय यथार्थवाद की काफ़ी ज़्यादा आलोचना होने लगी तो इसको लेकर एक नई विचारधारा, एक नया सिद्धांत उभरा, जिसको कहा गया नव यथार्थवाद यानी कि न्यू रियलिज्म। और ये जो नया सिद्धांत निकला जिसको नव यथार्थवाद कहा गया, ये मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए मानव स्वभाव से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना को समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं इसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में, यानी कि नव यथार्थवाद की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। तो इसकी पहली विशेषता है संरचना आधारित विश्लेषण। यानी ये जो नव यथार्थवाद है ये मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो व्यवहार है वो विश्व व्यवस्था की संरचना से तय होता है। यानी कि जिस तरीके से वर्ल्ड सिस्टम का स्ट्रक्चर होगा उसी तरीके का इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी होगा। और इसके अलावा नव यथार्थवाद ये भी मानता है कि दुनिया में कोई भी सर्वोच्च सत्ता नहीं होती है, इसीलिए राज्य को अपनी सुरक्षा और जिम्मेदारियां खुद ही लेनी पड़ती है। और ये जो थ्योरी है, ये जो सिद्धांत है, ये मानव स्वभाव की बजाय अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को ज़्यादा ध्यान देता है। तो इसकी दूसरी विशेषता है राज्य की समान भूमिका। तो मैं आपको बता दूं ये जो नव यथार्थवाद है ये राज्यों को समान इकाई के रूप में देखता है और सभी राज्यों का जो मुख्य कार्य है वो अपनी सुरक्षा करना, अपनी संप्रभुता की रक्षा करना है। और इसीलिए राज्य अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास करता है। इसके बाद इसकी जो अगली विशेषता है वो है शक्ति संतुलन और शक्ति वितरण, यानी कि बैलेंस ऑफ पावर और पावर कॉन्ट्रीब्यूशन। तो मैं आपको बता दूं कि नव यथार्थवाद ये मानता है कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको बता दूं जब पावर्स बड़े दो देशों के बीच में बढ़ जाती है तो इससे बायपोलर हो जाता है, यानी कि दुनिया दो गुटों में बढ़ जाती है। जैसा कि हमने शीत युद्ध के दौरान देखा था कि दुनिया यूएसए और यूएसएसआर के प्रभाव में आकर दो गुटों में बढ़ गई थी, जिससे कि हमें दुनिया के अंदर कन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं। लेकिन वहीं अगर दुनिया के अंदर बहुत सारे सुपर पावर्स हो तो उसे कहा जाता है मल्टीपोलर सिस्टम, जिसके अंदर दुनिया के सभी देश पावरफुल होते, जिसके अंदर कई पावरफुल कंट्रीज होती हैं। तो इस तरीके से वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर जिस तरीके का स्ट्रक्चर होगा उसी तरीके की वर्ल्ड पॉलिटिक्स हमें देखने को मिलेगी। तो इस सिद्धांत की जो अगली विशेषता है वह है सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है। यानी कि नव यथार्थवाद ये मानता है कि राज्यों का मुख्य उद्देश्य अधिकतम शक्ति प्राप्त करना नहीं है, बल्कि अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यानी कि राज्य चाहता है कि बस उसकी सुरक्षा हो। यानी कि इस सिद्धांत के अंदर नव यथार्थवाद ये मानता है कि हर एक राज्य अपनी इतनी शक्ति चाहता है कि वो अपनी खुद की सुरक्षा कर सके, क्योंकि इससे जो सुरक्षा है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य आधार बन जाता है। तो इसके बाद नव यथार्थवाद की जो अगली विशेषता है वो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो मैं आपको बता दूं नव यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को वैज्ञानिक तरीके से समझने का प्रयास करता है। इसमें तथ्य, सिद्धांत और संरचनात्मक विश्लेषण पर जोर दिया जाता है। और इसके अलावा नव यथार्थवाद का मानना है कि राजनीति का जो अध्ययन है वो भी विज्ञान की तरह व्यवस्थित होना चाहिए, सिस्टमैटिक होना चाहिए और बिल्कुल फेयर होना चाहिए, क्योंकि इससे अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को बहुत ही बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। तो ये थी नव यथार्थवाद की प्रमुख विशेषताएं। सो आई होप अब आपको यथार्थवाद
और यथार्थवाद के अंदर इसके दो टाइप, शास्त्रीय यथार्थवाद और नव यथार्थवाद, दोनों ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। तो कंक्लूजन के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को शक्ति, राष्ट्रहित और सुरक्षा के आधार पर समझता है, और ये सिद्धांत बताता है कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर राज्यों के बीच में जो कन्फ्लिक्ट होते हैं, जो कंपटीशन होता है, ये बिल्कुल नेचुरल है, क्योंकि हर एक राज्य अपने हितों को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। तो यहाँ पर होता है आपका इसका आंसर भी खत्म। अगर आपको इस वीडियो के प्रॉपर आंसर वाले नोट चाहिए तो नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और बहुत सी वीडियोस बनाने के लिए। और जब आप वीडियो को शेयर करते हो तो जैसा कि आपको पता ही होगा, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। और जब आप हमारी वीडियो पर कमेंट करते हो तो हमें ये पता चलता है कि हम अपनी वीडियो में और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 5 मिनट की वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत और 1 से 2 घंटे का समय लगता है। तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस को ला सकें। और कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप का आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो बेसिकली पूछे जाते हैं इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर लिबरल अप्रोच के ऊपर, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उदारवादी दृष्टिकोण के ऊपर। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि इन सभी क्वेश्चंस में बेसिकली आपसे यही पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंदर ये उदारवादी दृष्टिकोण है क्या, इसके फीचर्स के बारे में हमें बताना है। तो अपने आंसर में सबसे पहले हम एक इंट्रोडक्शन लाइन लिखेंगे, जिसके अंदर हम इस लिबरल अप्रोच के बारे में बताएंगे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंदर ये जो उदारवादी दृष्टिकोण है ये है क्या, इसके बारे में हम बताएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि उदारवाद यानी कि लिबरलिज्म इंटरनेशनल रिलेशन का एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में यथार्थवादी थ्योरी के बारे में पढ़ा, जिसके अंदर हमने ये पढ़ा कि उनका मानना ये था कि देशों के बीच में कन्फ्लिक्ट होना बिल्कुल नेचुरल है, बिल्कुल नेचुरल है, क्योंकि उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित करना है। वो ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं अपने राष्ट्रीय हितों को और अपने देश की सुरक्षा को। तो उदारवादी दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, और ये जो सिद्धांत है ये लोगों की स्वतंत्रता, समानता, सहयोग और शांति पर बल देता है। जो उदारवादी लोग हैं वो ये मानते हैं कि देशों के बीच में अगर कन्फ्लिक्ट है तो उनके बीच में सहयोग और शांति भी संभव है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये जो सिद्धांत है ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक या फिर UNO, तो इन संस्थाओं के माध्यम से, ट्रेड के माध्यम से, लोकतंत्र के माध्यम से और कानून व्यवस्था के माध्यम से विश्व में शांति स्थापित करने की बात करता है ये। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस सिद्धांत को यथार्थवादी सिद्धांत का अल्टरनेट माना जाता है। तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं इसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में। तो इसकी प्रमुख विशेषताओं के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे सहयोग की संभावना। तो मैं आपको बता दूं कि उदारवादी मानते हैं कि देशों के बीच में सहयोग संभव है, भले ही अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अराजकता ही क्यों ना हो। भले ही विश्व व्यवस्था में अराजकता हो, लेकिन फिर भी देशों के बीच में सहयोग संभव है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि उदारवादी युद्ध और संघर्ष की बजाय बातचीत और समझौते और कूटनीति पर ज़्यादा जोर देते हैं। और इसके अलावा ये व्यापार, पर्यावरण और सुरक्षा जैसे साझा हितों के माध्यम से देशों को करीब लाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार सहयोग के माध्यम से विश्व में स्टेबिलिटी और पीस को मेंटेन किया जा सकता है। तो इसकी दूसरी विशेषता है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका। तो मैं आपको बता दूं कि उदारवादियों के अनुसार जो UNO है, WTO, IMF है, तो ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन नियम कानून बनाकर देशों के बीच में देशों के व्यवहार को कंट्रोल करती है, और इससे ट्रांसपेरेंसी और विश्वास बढ़ता है, और इससे जो विवाद होते हैं उनको शांतिपूर्वक तरीके से सुलझाने में भी ये सहयोग करते हैं। तो इसीलिए उदारवादी दृष्टिकोण के अंदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की एक इम्पॉर्टेंट भूमिका है। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को एक इम्पॉर्टेंट पार्ट मानते हैं इंटरनेशनल रिलेशन के लिए। तो इसकी तीसरी विशेषता है अंतर्निर्भरता, यानी कि इंटरडिपेंडेंस। तो मैं आपको बता दूं कि उदारवाद मानते हैं कि आज सभी देश आर्थिक, तकनीकी और सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हो चुके हैं, और वैश्वीकरण की वजह से देशों के बीच में ट्रेड बढ़ा है और कॉन्टैक्ट बढ़े हैं,
और इसी इंटरडिपेंडेंस की वजह से जो युद्ध है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा और नुकसानदायक हो चुका है। इसीलिए देश युद्ध की बजाय एक दूसरे का सहयोग करने पर बल देते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने किसी भी दूसरे देश के साथ युद्ध किया तो इससे उनका भी आर्थिक नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए देश सहयोग और शांतिपूर्वक संबंध को बनाए रखने पर बल देते हैं। तो इसकी अगली विशेषता है लोकतंत्र और शांति। तो मैं आपको बता दूं कि उदारवादी दृष्टिकोण में लोकतंत्र को शांति की नींव माना जाता है, आधार माना जाता है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि उदारवादी दृष्टिकोण में लोग ये मानते हैं कि जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं वो कभी भी आपस में एक दूसरे के साथ युद्ध नहीं करती है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता की भागीदारी, प्रेस की स्वतंत्रता और जवाबदेही होती है। इससे शांतिपूर्वक विदेश नीति को बढ़ावा मिलता है और इससे इंटरनेशनल स्टेबिलिटी भी बनी रहती है। तो इसकी अगली विशेषता है, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि उदारवादियों का मानना है कि राज्य के साथ साथ NGOs, मीडिया, MNC कंपनीज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं और ये ऑर्गेनाइजेशंस मानवाधिकार, पर्यावरण, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे वैश्विक मुद्दों पर काम करते हैं, जिसके माध्यम से इंटरनेशनल कोऑपरेशन और ग्लोबल अवेयरनेस बढ़ती है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि उदारवादी दृष्टिकोण इंटरनेशनल लॉज को काफ़ी इम्पोर्टेंट मानते हैं, क्योंकि ये जो नियम कानून होते हैं, इंटरनेशनल लॉज होते हैं, ये राज्यों के व्यवहार को कंट्रोल करते हैं और उनके बीच में अगर कोई विवाद हो जाता है तो उनको शांतिपूर्वक तरीके से हल करने का प्रयास करते हैं। तो ये सभी थे उदारवादी दृष्टिकोण की कुछ प्रमुख विशेषताएं। तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं। तो उदारवादी दृष्टिकोण के बाद 20वीं सदी में नव उदारवाद का उदय होता है, यानी कि यहाँ पर एक और थ्योरी उभरती है जिसको हम कहते हैं नव उदारवाद। तो उदारवाद को जानने के बाद अब हम बात करते हैं नव उदारवाद के बारे में, जो कि 20वीं शताब्दी के बाद विकसित हुआ था। तो मैं आपको बता दूं कि उदारवाद के बाद नव उदारवाद का उदय होता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये भी एक इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। तो मैं आपको बता दूं ये जो नव उदारवाद है ये 20वीं शताब्दी में विकसित हुआ था, जो कि एक आर्थिक और राजनीतिक थ्योरी है, यानी कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक थ्योरी है, और ये मुक्त बाजार और निजीकरण और वैश्वीकरण को बढ़ावा देने की बात करता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि नव उदारवादी ये मानते हैं कि आर्थिक विकास और समृद्धि के लिए सरकार का हस्तक्षेप कम होना चाहिए, यानी कि ये बेसिकली लिबरल होने पर ज़्यादा बल देते हैं, और ये सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और आर्थिक सहयोग को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं नव उदारवाद की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। तो इसकी पहली विशेषता है कि ये मुक्त बाजार को सर्वोत्तम मानता है। इसकी दूसरी विशेषता है कि ये प्राइवेटाइजेशन को इम्पोर्टेंस देता है। ये मानता है कि सरकार को ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए और कुछ सेवाएं प्राइवेट सेक्टर्स को सौंप देनी चाहिए। इसके अलावा ये सार्वजनिक खर्चों की कटौती पर बल देता है। ये मानता है कि सरकार को अपने कुछ सेवाएं निजी कंपनियों के हाथों में सौंप देनी चाहिए ताकि सरकारी खर्चा कम हो, और इसके अलावा निजी क्षेत्रों को भी बढ़ावा मिले। इसके अलावा ये वैश्वीकरण और मुक्त व्यापार को बढ़ावा देता है, इसका सपोर्ट करता है, और इसके अलावा ये श्रम बाजार को लचीला बनाने पर भी बल देता है। इसके अलावा ये मानता है कि कानून कम से कम होने चाहिए, रिस्ट्रिक्शंस कम से कम होनी चाहिए, ताकि जो निजी क्षेत्र है वो स्वतंत्र रूप से काम कर सके। अगर ज़्यादा नियम कानून होंगे तो फिर निजी क्षेत्र सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। तो ये इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जैसे आपका एग्ज़ाम खत्म होते हैं उसके बाद आप इस वीडियो पर दोबारा आया कीजिए और अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा कि आपको हमारी इस एनिमेशन वीडियो से कितनी हेल्प मिली और हमारे बताए गए क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन आपको आपका एग्ज़ाम में एग्जैक्टली देखने को मिले। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताया कीजिए कि जैसे ही आपका ये एग्ज़ाम खत्म हो उसके बाद आपको क्या करना है। जैसे आप गेट से बाहर निकलते हो या फिर ट्रैवल करते हो मेट्रो में, रिक्शे में, बस में, ऑटो में, आप क्या कीजिए इस वीडियो को दोबारा ओपन कीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको हमारी इस एनिमेशन वीडियो से कितनी हेल्प मिली और कितने क्वेश्चन आए एग्जैक्टली जो हमने आपको बताया, क्योंकि आपका ये छोटा सा फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होता है और आपके यही छोटे छोटे फीडबैक हमें आगे की वीडियोस बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। और इसके साथ ही अभी आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और आप एग्जाम से कितने दिन पहले ये वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताया कीजिए कि आपका जो एग्ज़ाम है वो किस डेट को है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स सिर्फ अपना एग्ज़ाम बताते हैं इस डेट को है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरी एग्ज़ाम की डेट शीट कमेंट सेक्शन में बताया कीजिए विद डेट विद कंप्लीट एग्ज़ाम नेम, जिससे कि हम आपके लिए आगे की वीडियो अच्छे से बना सकें। अगर आपको इस वीडियो के
प्रॉपर आंसर वाले नोट चाहिए तो नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। आप वहां से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी और बहुत सी वीडियोस बनाने के लिए। और जब आप वीडियो को शेयर करते हो तो जैसा कि आपको पता ही होगा, नॉलेज बांटने से बढ़ती है। और जब आप हमारी वीडियो पर कमेंट करते हो तो हमें ये पता चलता है कि हम अपनी वीडियो में और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 5 मिनट की वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत और 1 से 2 घंटे का समय लगता है। तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और वीडियोस को ला सकें। और कमेंट में ये जरूर बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद चलिए अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अब जो हमारा अगला प्रश्न है वो पूछा जाता है बेसिकली मार्क्सवादी उपागम के ऊपर, यानी कि मार्क्सवादी दृष्टिकोण के ऊपर। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल रिलेशन में मार्क्सवादी दृष्टिकोण एक इम्पॉर्टेंट अप्रोच है, जिसके बारे में आपके सिलेबस में भी है और इसके ऊपर कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मार्क्सवादी दृष्टिकोण, इसके नाम से ये पता चल रहा है कि ये जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है ये कार्ल मार्क्स ने विकसित किया था। और ये इसके अंदर जो कार्ल मार्क्स थे उनका मानना ये था कि समाज के अंदर 2 वर्ग होते हैं, एक अमीर वर्ग होता है और एक गरीब वर्ग होता है। जो अमीर वर्ग होता है वो गरीब वर्ग का शोषण करता है। तो इसके अंदर बेसिकली यही कंसेप्ट दिया गया है कि किस तरीके से प्राइवेटाइजेशन या फिर जो अमीर वर्ग है वो गरीब वर्गों का शोषण करते हैं। इसके बाद यहाँ पर इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो इसके बाद जो अब हमारा अगला क्वेश्चन पूछा जाता है वो बेसिकली पूछा जाता है नारीवादी परिप्रेक्ष्य के ऊपर, यानी कि यहाँ पर फेमिनिस्ट थ्योरी के ऊपर भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आप नारीवादी दृष्टिकोण की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, तो ये सारी चीज़ें आप अपने एग्जाम में लिखोगे। इसके बाद जो अगला प्रश्न पूछा जाता है वो बेसिकली पूछा जाता है आपका संप्रभुता के ऊपर। तो संप्रभुता के प्रकार के बारे में आपको बताना है, फिर इसकी आपको डेफिनेशन देनी है, फिर आपको बताना है कि इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर संप्रभुता की क्या भूमिका है। तो इस तरीके से आप अपना आंसर लिखोगे। इसके बाद जो अगला प्रश्न पूछा जाता है वो बेसिकली जो अगला प्रश्न पूछा जाता है वो आपके उत्तर उपनिवेशवाद के ऊपर आता है। तो जैसा कि आप देख सकते हो बाकी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको हमारे PDF में मिल जाएंगे। तो बाकी के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको हमारे इस PDF के अंदर मिलने वाले हैं। और जो PDF का लिंक है वो मैंने आपको अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। आप वहाँ से इस PDF को इजीली डाउनलोड कर सकते हो। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि टाइम बहुत कम है और एनिमेशन वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, PDF को डाउनलोड कीजिए और अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कीजिएगा। जैसे आप हमारे PDF को डाउनलोड करते हो, सबसे ऊपर आपको शो होगा सब्जेक्ट का नेम, जो कि है इंटरनेशनल रिलेशंस, थ्योरीज, कॉन्सेप्ट्स एंड डिबेट। और जैसे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो, यहाँ पर आपको सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न और इसके अलावा यूनिट बाय यूनिट हर एक यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, जो कि अभी तक आपके एग्ज़ाम में अलग अलग ईयर में अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। और इसके जो आंसर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट हैं। और अगर आप इन आंसर्स को अपने एग्ज़ाम में लिख के आते हो तो आप डेफिनेटली अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। और मैं आपको बता दूं कि जो हमारे नोट्स हैं वो इजी टू अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में हैं। अगर आप 1 से 2 बार पढ़ते हो तो आपको ये जो आंसर्स हैं वो डायरेक्टली याद ही हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो यहाँ पर होते हैं हमारे नोट्स ख़त्म। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।